गाइज अक्सर हम सभी ऑफिस वर्क के लिए जीमेल का यूज करते हैं जो कि गूगल का पार्ट है। लेकिन क्या आप जानते हैं जीमेल गूगल का मेन प्रोजेक्ट कभी था ही नहीं, क्योंकि जीमेल को बनाया ही नहीं गया। ये तो गूगल अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए साइड प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका देता था और इसी साइड प्रोजेक्ट के जरिए पॉल नाम के एम्प्लॉय ने जीमेल बना दिया। लेकिन सुंदर पिचाई को ये आइडिया पसंद नहीं आया, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये फेल होगा, और हुआ भी यही। जीमेल को 2012 तक कोई नहीं जानता था, क्योंकि लोग ज्यादातर माइक्रोसॉफ्ट के हॉटमेल को यूज करते थे। लेकिन जीमेल अपनी इजी टू यूज एंड एडवांस फीचर की वजह से लोगों के बीच पॉपुलर हो गया और गलती से बना ये जीमेल रेवोल्यूशन बन गया। गाइज इसीलिए कहते हैं कि काम में गलती करने से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि क्या पता कब रेवोल्यूशन बन जाए। वो कहते हैं ना, एज इज जस्ट अ नंबर। इसे सही मायने में किसी ने साबित कर दिया है। जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, दुनिया इस देश के साथ एकजुटता से खड़ी हुई है। वॉर के कारण लाखों लोग बिछड़ गए हैं और दूसरे देशों की शरण लेने के लिए मजबूर है। इन्हीं युद्धग्रस्त राष्ट्र के पीड़ितों की मदद करने के मकसद से एक 15 साल के भारतीय लड़के ने पड़ोसी देशों में यूक्रेन शरणार्थियों को जोड़ने में मदद करने के लिए एक एप्लीकेशन बनाई है। इस बच्चे का नाम तेजस रविशंकर है। तेजस दरअसल एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है और उसने महज 2 हफ्तों में ऐप तैयार कर लिया। तेजस ने गुरुवार को गूगल प्ले स्टोर पर ऐप का लिंक ट्वीट किया और लिखा, रेफ्यूज की शुरुआत यूक्रेन में अपने घरों से विस्थापित लोगों की मदद करने के लिए। रेफ्यूज वो जगह है जहां हेल्प करने की भावना वाले व्यक्ति उन लोगों से जुड़ते हैं जिन्हें सहायता की आवश्यकता है। गाइस, जिस तरह से इलॉन मस्क ने 2 इंजीनियर्स से टेस्ला कंपनी को हड़पा था, अब कुछ उसी अंदाज में वो ट्विटर को भी हड़पने का प्लान बना रहे हैं। जी हाँ गाइस, दरअसल कुछ ही दिनों पहले इलॉन मस्क ने ट्विटर में 9% की हिस्सेदारी ली थी, लेकिन अब वो इसका पूरा मालिकाना हक पाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि ट्विटर में काफी ज्यादा पोटेंशियल है और वो इसे अनलॉक करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने इसे खरीदने के लिए लगभग $43 बिलियन का ऑफर दिया है। मस्क ने ट्विटर चेयरमैन ब्रेट टेलर को लिखे एक लेटर में कहा है कि ट्विटर को प्राइवेट कंपनी में बदलने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा है कि ट्विटर में इन्वेस्ट करने के बाद उन्हें समझ में आया है कि ट्विटर कंपनी जैसी अभी है वैसे वो ना ही आगे बढ़ेगी और ना ही अपने मकसद को पूरा कर सकेगी। आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे बंदे के बारे में बताने जा रहा हूँ जो महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन और स्वामी विवेकानंद जी को अपना आइडल मानते हैं। जी हाँ गाइस, मैं बात कर रहा हूँ मेमोरी के ह्यूमन कैलकुलेटर, वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट मेमोरी मैन और वैदिक मैथमेटिक्स के बादशाह जैसे कई नामों से मशहूर डॉक्टर हिम्मत भारद्वाज जी की, जिनके नाम पर आज 29 वर्ल्ड रिकॉर्ड और 7 नेशनल अवार्ड्स है। और इस अर्थ पे हिम्मत जी एकमात्र ऐसे शख्स है जिन्होंने पीरियोडिक टेबल को मात्र 21.62 सेकंड में सुना दिया था और मैथ्स के कई क्वेश्चन को वो चुटकियों में सॉल्व कर लेते हैं। जज्जर के गांव सालावास में एक साधारण से परिवार में जन्मे डॉक्टर हिम्मत भारद्वाज अपनी मेमोरी पावर के नायाब हुनर की बदौलत आज बुलंदियां छू चुके हैं। गाइस, क्या आपके अंदर भी कोई नायाब हुनर है? मुझे कमेंट करना न भूले। हम में से कई लोगों को पुरानी चीजें घर में सजाने का बहुत शौक होता है, मगर अक्सर हमें उनमें से कुछ चीजों के बारे में पता नहीं होता कि वो कितनी पुरानी है। ऐसा ही कुछ ब्रिटिश कपल के साथ हुआ, जिसने सालों पहले गार्डन में रखने के लिए एक 5 लाख की मूर्ति खरीदी थी। ये मूर्ति सालों से उनके गार्डन में लगी हुई थी, लेकिन हाल ही में एक एक्सपर्ट ने इस मूर्ति की जांच की और बताया कि ये मूर्ति कोई ऐसी वैसी मूर्ति नहीं है, बल्कि महान इटालियन आर्टिस्ट एंटोनियो कैनोवा का मास्टरपीस है और अभी इसकी कीमत 50 से 80 करोड़ के बीच है। आज जो पाकिस्तान नफरत की आग में भारत से कोई भी मदद लेने से इनकार कर रहा है, उसी पाकिस्तान के लिए भारत ने एक समय पाकिस्तानी नोट छापे थे। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। ये बात है 1947 की, जब भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था। तब पाकिस्तान के पास खुद का कोई सेंट्रल बैंक नहीं था और उसके हालात ऐसे नहीं थे कि वो अपना सेंट्रल बैंक बना पाए। तभी भारत का आरबीआई पाकिस्तान के लिए पार्टीशन के 8 महीने बाद तक नोट छापता रहा। आरबीआई ने ही उनकी करेंसी बिल्ड की और उस नोट पर गांधी जी की नहीं
बल्कि किंग जॉर्ज की फोटो हुआ करती थी। भारत उस समय पाकिस्तान का लोन्स, एसेट्स और सब कुछ मैनेज कर रहा था, लेकिन फिर 1948 में पाकिस्तान का स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बना और उसने सारा कंट्रोल अपने हाथ में लिया। क्या आप जानते हैं इवाल्दास क्रिमासोस्कस नाम के एक बंदे ने गूगल और फेसबुक के साथ पूरे 900 करोड़ का स्कैम किया था? जी हाँ, आप ठीक सुन रहे हैं। दरअसल उस बंदे को अच्छी तरह पता था कि गूगल और फेसबुक एक ताइवान बेस्ड कंपनी क्वांटा से कंप्यूटर खरीदती है, इसीलिए उसने क्वांटा कंपनी के नाम से ही लातविया देश में एक कंपनी बनाई और बैंक अकाउंट रजिस्टर किए। इसके बाद उसने 2013 से 2015 तक गूगल और फेसबुक को उन आइटम्स के इनवॉइसेस भेजे जो उन्होंने कभी खरीदे ही नहीं थे। इन्हीं इनवॉइसेस के साथ उसने ईमेल में फेक कॉन्ट्रैक्ट अटैच किए, जिन पर इन दोनों कंपनी एग्जीक्यूटिव्स के फेक सिग्नेचर थे। जिससे हुआ ये कि उसने इन सालों में गूगल के साथ 150 करोड़ और फेसबुक के साथ 750 करोड़ का स्कैम कर दिया। लेकिन जब गूगल और फेसबुक को इसकी भनक लगी, जिसके बाद उस बंदे को जेल जाना पड़ा। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, क्या हो अगर ये पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ औरतों से भरी हो, लेकिन इस दुनिया में एक गांव ऐसा है जहां पर पिछले 12 सालों से एक भी लड़का पैदा नहीं हुआ है। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक यह रहस्यमय गांव पोलैंड में है और यहाँ पिछले 1 दशक से किसी भी लड़के ने जन्म नहीं लिया है। दरअसल इस गांव में सिर्फ लड़कियां पैदा होती है और इसीलिए इस इलाके के मेयर ने साल 2019 में ही ये घोषणा की कि अगर गांव में किसी घर में एक लड़का पैदा होता है तो वो उस परिवार को एक बड़ा इनाम देंगे। यही नहीं, कई साइंटिस्ट भी इस गांव में आकर रिसर्च कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो ये जानने में सफल नहीं हुए कि ऐसा क्यों हो रहा है। गाइस, भले ही इस गांव में 300 से ज्यादा लोग रहते हो, लेकिन इस गांव में लड़का पैदा होना अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। गाइस, आपने एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट के फोन्स के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी फेसबुक के फोन के बारे में सुना है? शायद नहीं। पर क्या आपको पता है, साल 2013 में स्मार्टफोन के बढ़ते क्रेज को देखते हुए फेसबुक भी एक मोबाइल कंपनी बनाना चाहती थी और इसलिए उसने HTC के साथ पार्टनरशिप करके अपना पहला स्मार्टफोन लॉन्च किया, जिसे फेसबुक फोन भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस फोन के होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन दोनों पर ही फेसबुक के पोस्ट और नोटिफिकेशंस दिखते थे और इस फोन में प्राइमरी मैसेजिंग भी फेसबुक के थ्रू ही होती थी। मतलब साफ था कि फेसबुक मार्केटिंग करना चाहता था, लेकिन कस्टमर को ना तो फोन के स्पेसिफिकेशंस पसंद आए और ना ही कोई फीचर, और मार्केटिंग में करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी ये स्मार्टफोन फेल हो गया, जिसके बाद फेसबुक ने कभी भी दोबारा मोबाइल फ़ोन के मार्केट पे एंटर नहीं किया।